और जब वेव्स वापस आती है ना तो उसकी वो लिखते हैं ना कि नीचे क्या क्या हो सकता है और कितनी यानी कि ना गैस या ऑयल वगैरह ना। तो पीएसओ में काम करता है वो, पाकिस्तान स्टेट ऑयल ना। तो उसकी अच्छी खासी पे है, पाकिस्तान में भी 10-15 लाख रुपए के करीब ले लेता है। मैंने रिजल्ट तो नहीं पूछी, लेकिन उसका मुझे फ़ोन आया। वेल सेटल है अपनी, उसकी यानी कि बच्चे यानी कि बीकन हाउस में जाते हैं, अपना घर है उसका, अच्छी गाड़ी शाड़ी रखी हुई है माशाल्लाह, वेल सेटल है। तो लेकिन अब उसका मुझे फ़ोन आया, वो कह रहा है यार कि ना मुझे ऑफ़र है इन 3 कंट्रीज से, क्योंकि ये हाईली स्किल्ड जॉब्स में आती है ना, यानी कि। तो मुझे अब उसका एक्सपीरियंस भी काफ़ी है, तो मुझे बता मैं किधर जाऊँ ना। तो मैंने कहा यार देख ले तू अब किधर जाना है। तो मैंने उसको कहा कि क्या सीन है तो फिर दोबारा बात हुई। तो कह रहे पाकिस्तान में कोई हाल नहीं है। अगर पाकिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जाए ना, तो अगर आपको याद होगा कि डॉक्टर कदीर खान ने एक, मेरे ख्याल से सिंध में थर थर में या कोई कोयले की कोई निकला था, तो उसकी बात वो कर रहा था। थर में कोयले से बिजली पैदा करवाई थी, जी जी, हाँ। तो मैंने बिजली की बात की कोयले को अंदर ही बर्न कर दिया था हाँ, तो उन्होंने। मैंने कहा यार वो तो वो कह रहे हैं कि काफ़ी वो ना उससे यानी कि एटमॉस इन्वायरमेंट में काफ़ी फर्क पड़ता है, पोल्यूशन होती है। कभी भी नहीं। कहता कुछ भी नहीं होता, कहता नहीं, नीचे गलत है। गैसिफिकेशन की है, करते हैं और वहां से वो निकाल लेते हैं, उससे आप जितनी मर्जी बिजली बनाओ, आपकी बिजली अगले 150 साल के अंदर नहीं जाती, लेकिन ये हमें करने नहीं देते। तो यानी कि उस पर बात हो रही कि कोई उसमें कोई, पहले मैं भी समझता था। डॉक्टर समर मुबारक ने ये शुरू किया सी ते एहसन इकबाल ने सारे पैसे बंद कर दिते सी। जी जी आबिद भाई, ऐसा ही है। यानी कि वो अब देखें, इतना अच्छा आदमी था डॉक्टर समर मुबारक, तो उसने यानी कि सब कुछ चीज़ें ला के थोड़े से बजट में, तो यानी कि उनका हेड था, तो उसने कहा उसने थोड़े से बजट में, तो कहते बहुत मेहनती बंदा था वो, कहता उसने सारी चीज़ें इनको करके दी, हमने भी करके दी, सब चीज़ें आई, लेकिन उसका आगे से फिर उन्होंने किया नहीं। कहते ये जितनी मर्जी बिजली बनाए 50 साल के अंदर नहीं जाती, जितना कोयला वहाँ पड़ा हुआ है। और कोयले की किस्म भी कोई बता रहा था, एक होता है जो थोड़ा गीला कोयला होता है, उसमें थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसे कोई मुझे बता रहा था ना वो अपनी लैंग्वेज में। तो मैंने कहा यार ये देखो, एक बंदा वेल सेटल है, जिसके दिन के 10-15 लाख रुपए महीने का वो ले रहा है, लेकिन वो भी बात कर रहा है कि यार मुझे तीन तीन ऑफर्स हैं, तो बजा, मैं किधर जाऊँ। तो मैं ये ब्रेन ड्रेन की जो बात कर रहे हैं ना शेर भाई और उसी भाई, बिल्कुल ठीक बात है। इसी तरह ये सारी चीज़ें ना। खुरम भाई मेरे जो हमजुल्फ भाई है, मेरा जो उसको क्या बोलते हैं, सांडू, हम्म। वो भी यही करते हैं। वो इधर सिलिकॉन वैली में कंपनी है, वो सेंसर बनाते हैं। वो जमीन के ऊपर रख के सेंसिंग उसको वेव करते हैं नीचे, और आपको वो नीचे तकरीबन 100 माइल तक वो जाती हैं वेव्स जमीन हम्म। के अंदर। तो वो आपको जब वापस आती तो बता देती कि यहाँ पे क्या क्या है। उन्होंने जी केकड़ा वन का जो एक्सप्लोरेशन हुई थी वो उन्होंने की थी, वो मेरे सांडू ने की थी। हम्म। और वहां इतना ज्यादा तेल है कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा ही है, यानी लेकिन कि ये उस लोग करते भी और हैं। केकड़ा वन का जब तेल निकला था तो सऊदी अरब ने राइट वे कह दिया था, अगर पाकिस्तानी तेल निकालेगा तो हम इनसे बाइकाट कर देंगे। और राइट वे जो, और उसको तेल को निकलने में 1 साल से 1.5 साल का प्रोसेस है टोटल निकालने का ना, प्रॉपर उसका जो निकालना है। और वो हाई क्वालिटी आपका गैसोलीन है, हाई क्वालिटी जो आप एयरप्लेन्स के अंदर फ्यूल यूज कर सकते हो, ये क्वालिटी है उस फ्यूल की ना। देख लें, अब इसी तरह ही मेरा एक दोस्त है, उसने ना आईटी कंपनी बनाई हुई है। तो वो मैं कह रहा हूँ यार, आईटी का जो है, अब आपको पता लगा होगा, जो आईटी की इंडिया है ना, इतना सऊदीया पूरी दुनिया में ऑयल नहीं बेचता, एक्सपोर्ट नहीं करता, जितना खाली इंडिया अपने आईटी से पैसे बना लेता है। आई थिंक सो 170-180 बिल्कुल बिलियन डॉलर के बिल्कुल करीब है। बिल्कुल। तो मैंने कहा ये पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता, पाकिस्तान मेरे ख्याल से 2-3 बिलियन पे खड़ा हुआ है। तो मैंने कहा चलो हम 5 गुना भी कम है। अच्छा अच्छा, बात सुनो, आप दोनों बातें करो, सबको शामिल करो यार। हाँ जी हाँ जी, बस मैं आबिद भाई ये छोटी सी बात खत्म कर रहा हूँ। तो उसने हाँ, ना, सवाल करो, कोई सवाल हाँ उठा जी मैं के। इसी सवाल पे आ गया ये बेसिकली ना। जब अपना आबिद भाई कोई ये जरूरी बात करेंगे ना, हम फिर इनको बीच में शामिल हो जाएंगे। अच्छा, उसमें उसने कहा कि जी, मैंने पूछा कि यार हम लोग यानी कि हम गैर जरूरी बातें कर रहे तो हैं, ओसी भाई। शेरी भाई ने वैसे आपको जरा तो मैंने यानी कि अपॉर्चुनिटी सोचने की वर्ल्ड ही है। बात है, अब अगली बात सुने। तो उसने, मैंने कहा कि पाकिस्तान यानी कि वो 180 बिलियन पे कर रहा है, हमें कम से कम, अगर 5 गुना छोटा मुल्क है, कम से कम 25-30 बिलियन तो हमें आईटी इंडस्ट्री से उठाना चाहिए। कहता एक तुझे बात बताओ, मैंने कहा क्या, कहता इंडिया की जो आईटी की पॉलिसी थी ना, वो 93-94 में आ गई थी, और हमारी अभी तक कोई पॉलिसी नहीं है इसके बारे में। यानी कि वो 93 में, आपको पता है कि कंप्यूटर इतना ज्यादा अभी इतना ज्यादा वो नहीं हुआ था, लेकिन उनकी उनकी पॉलिसी में एक दे दी थी। उनकी एक यूनिवर्सिटी कह लें, आईआईटी है उसका नाम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट, आईआईटी।
जी 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 आईआईटी बिल्कुल, से मैं ये उसी पे शेरी भी आने वाला था। ये देखिए शेरी भाई को पता है सारी, वहां से बड़ी कंपटीशन के बाद वहाँ एडमिशन मिलता है पूरे इंडिया में। वहां से जो ग्रेजुएट करता है ना, ग्रेजुएशन वो बाद में करता है, और सिलिकॉन वैली की कंपनियां पहले वहां खड़ी होती हैं उसके लिए जॉब लेके। और मजे दैट की बात बताऊं, वो आईटीटी जो कंपनी थी, वो जो यूनिवर्सिटी थी, वो पाकिस्तान में बन सकती थी। वो बंदा उन, रो पड़ा था हमें बताते हुए, मोहम्मद यूसुफ नाम था। वो इसके माइक्रोसॉफ्ट के इनिशियल फाउंडर के अंदर आते हैं। उसको फादर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट भी बोलते हैं। तो शेर भाई, आपसे क्या हुआ जो कि कल कल बात हुई थी, जी आपने कहा था अभी आईटी डिपार्टमेंट में है, तो पाकिस्तान के इस टाइम जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं वो खाली 2-3 बिलियन है, वाकई सही बात है? सर, उससे भी कम है, 2 बिलियन से भी कम है। 2 बिलियन अभी खान साहब के जमाने में हुई थी, फिर वापस अब 1 बिलियन के नीचे आ गई है। हाँ, मैंने जुल्म है अपना ना भाई। ऑपरेशन बंद कर दिया था। मेरा 65 लड़के काम कर रहे थे, खान साहब गए, मेरे भी कोई 18 से 20 लड़के सिर्फ काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इससे ठीक है ना? क्या क्या फर्क क्या पड़ा है वैसे शेरी भाई, जो खान साहब के होने या जाने से जो सॉफ्टवेयर स- एक्सपोर्ट पॉलिसी है इसमें क्या फर्क पड़ा है? सर, मैंने आपको बता तो दिया है, मैंने अपना कट कर दिया। देखो, जो भी ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड लोग हैं ना, ये माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं। और ये तब तक काम करते हैं जब तक हमें कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलती है। जब हमें पता है हमारे मुल्क के अंदर बिजली नहीं आएगी, हड़ताल हर वक्त होगी, हमारा इंटरनेट डाउन होगा, तो मेरा दिमाग खराब है। मैं एम्प्लॉइज को वहां फ्री में बैठ कर सैलरी पे करूंगा। मैंने वही अपने एम्प्लॉइज वहां रखे जो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉइज थे। जो बाकी एम्प्लॉइज थे मेरे, मैंने सब फारग कर दिए थे। मैंने वो मलेशिया और इंडोनेशिया में हायर किए वो लड़के। और मैं एक टाइम था, मैं सोच रहा था कि मैं, अगर खान साहब 5 साल हुकूमत मुकम्मल करते हैं, तो मैं एटलीस्ट अपने 100+ एम्प्लॉइज पाकिस्तान में हायर करना चाहता था। चले लेकिन माशाल्लाह अब नहीं शेरी किया। भाई, आएगी अगर खान साहब की गवर्नमेंट आएगी तो आपको हाँ, डेफिनेटली मैंने तो पूरा प्लान करके रखा हुआ सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर खान जाइएगा साहब जरूर, आते क्योंकि हैं। आपके पास वो एक्सपर्टाइज हैं, आपके पास वो एक्सपोजर है, आपके पास वो नेटवर्क है, यानी जिसे कहते हैं ना नेटवर्क ऑफ ह्यूमन, जिसे कहते हैं कि आपके पास बिजनेस नेटवर्किंग है सारी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी अगर आप पाकिस्तान में इनको लेते हैं तो ज़ाहिर है वहाँ पे भी आपको फिर फौरन मिलेगा, उसको ज़र मुबादला मिलेगा, फिर वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही यही सोचना, मेरे दो ही, इसी वजह से मैं पाकिस्तान गया था कि मैं दो तरह हेल्प कर सकूं। एक तो मैं जॉब क्रिएट कर सकूं, दूसरा मैक्सिमम डॉलर्स हम पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सकें यहाँ से बैठ के ना। लेकिन इनके होते हुए तो अल्लाह माफी दे, गुनाह भी भेजना मुझे वो तकलीफ होती है। तो मैं गुनाह भी भेजूं ना पाकिस्तान में, वो भी तकलीफ देता है मेरे को। सॉरी टू से दैट। जी जी, मलेशियंस के साथ हमने भी थोड़ा सा इसमें काम है, आईटी के रिलेटेड नहीं, लेकिन उनसे मेरा ख्याल है कि हमारे वहाँ चाइनीज ही जो हैं, ज्यादा जो चाइनीज बैकग्राउंड के हैं वो ज्यादा टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर ज्यादा हाँ ठीक डोमिनेंट है है, वहां पे अच्छे मलेशिया लड़के में। हैं, अच्छे हाँ जी। अच्छी आपको मिल जाती है, टैलेंट अच्छा मिल जाता है आपको। तो बाकी इंडोनेशिया में टैलेंट, बड़ा जबरदस्त, इंडोनेशिया में बड़ा अच्छा टैलेंट है यार। इंडोनेशिया टैलेंट में तो तो बड़े देखे ना स्मार्ट। जी, जिसे कहते हैं कि मैं तो ये समझता लेकिन हूँ एक कि बात बताऊं ओसी भाई, मैंने ना दुनिया के हर एक सॉफ्टवेयर के साथ काम किया हुआ है, इंजीनियर्स के साथ। रशियन, अमेरिकन, आप इटालियंस, ब्रिटिश, यूरोपियंस, चाइनीज, इंडोनेशियंस एंड मलेशियंस। लेकिन जो हमारे लड़के हैं ना, बहुत इंटेलिजेंट है। ये कोड लिखते हैं ना, जो कोड अपनी, अच्छा डेवलपर कौन होता है जो बहुत कम लाइंस में अपना पूरा अचीव कर जाए, अपने जो वो गोल्स को एक अचीव कर ले। एक टर्म आप यूज करते हैं जिसे कहते हैं क्लीन कोड। या बिल्कुल क्लीन कोड। क्लीन कोड। अच्छा, बिल्कुल। ये वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारे पाकिस्तानी पाकिस्तानी कोडर्स हैं, बहुत क्लीन कोड राइट करते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल जितना ऐसे ही। कोड कम होगा, उसका उतना ही ब्रोक होने का कम खतरा, उतना ही उसमें ग्लिचेस नहीं आएंगे। जी जी, जितना मेंटेनेंस बड़ा आसान होगी आपकी उसकी, उसके उतनी अंदर मेहनत से होंगे। आसान है। जी, अगर खुदा ना एक डेवलपर चला भी जाता, तो दूसरा डेवलपर उसको बड़ी जल्दी अंडरस्टैंड कर लेता कि इसने क्या कोड पुश लिया किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम वो एक सेमिनार में थे तो तो वहां पे वो माशाल्लाह ये, पाकिस्तानी बड़े अच्छे इंटेलिजेंट लड़के हैं। मेरे हम पास एक स्वाद के सोल्यूशन लड़के काम करे हैं। डेवलप जी कर रहे थे अपने बिजनेस के लिए, तो वहां पे एक बहस हो रही थी
कि इसको ना प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, यानी कि दैट वाज दी, जिसे कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमने देना था उसमें ये बड़ी की एलिमेंट था कि इसको ना प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होना बहुत चाहिए। जरूरी होता है, डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत जरूरी होती ऐसे है ना आपकी। वो एक तो यूजर डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन होती है, एक टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन होती है, कोडिंग का बिल्कुल। भी उस तरीके से। तो वहां पे वो जो दूसरी कंपनी थी, जो उनका एक बंदा था, डेवलपर था, उसने बड़ा इंटेलिजेंट जवाब दिया, मुझे आज तक याद है। उसने कहा कि हमारी जो क्लीन कोड होता है हमारा, और जो हमारा कोड है ना, बाय इटसेल्फ इट्स द डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि सेल्फ बिल्कुल। एक्सप्लेनेटरी है। यू डोंट नीड एक्स्ट्रा पेपर डॉक्यूमेंटेशन वर्क। टू गेट या बिल्कुल। अंडरस्टैंड अवर कोड। तो वो उसी जी तरीके से बिल्कुल। हमारा, तो दैट वाज वंडरफुल, जिसे कहते हैं कि या जवाब उस बंदे का। बिल्कुल। तो इस वजह से अभी इंशाल्लाह जब खान साहब आएंगे तो बड़ा और भी हम पुश कर तो सकते हैं। क्या ट्रेंड आजकल शेरी भाई जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छोड़ के क्या ओ माय ट्रेंड है? गॉड, बे एरिया में सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल, डीएल यही चल रहा है। LLM एक्सेट्रा, इसको इसको निकाल के क्या एग्जैक्टली। ट्रेंड है आजकल वैसे? इसको निकाल के बायोटेक में बड़ा इन्वेस्ट हो रहा है सर। बायोटेक में बड़ा बायोटेक, इन्वेस्ट हो रहा बायोटेक अनलिमिटेड। इस वक्त जो इन्वेस्टर सिलिकॉन वैली का सारा बायोटेक, एमएल, डीएल और एआई पे इन्वेस्ट कर रहा है, नॉर्मल सॉफ्टवेयर पे इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा। है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही मेरा ख्याल है कि दो ऐसी चीजें हैं जो विच आर गना चेंज दी। और चाइना भी इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है उनकी इन बिल्कुल, दोनों उनकी काफी इन्वेस्टमेंट है। डोमेन्स के अंदर। अभी जो मेरी प्रोडक्ट है ओसी भाई, हम जो प्रॉपर्टी मैनेजर है उसको लिमिनेट कर देते हैं एआई के साथ। प्रॉपर्टी मैनेजर की जरूरत ही नहीं है। मेरी रियल स्टेट टेक है मेरी कंपनी। अच्छा, तो वो तो कैसे हम आपकी, वो खुद ही अगर प्रॉपर्टी है तो उसके जो पूरे। वो सारे एस्पेक्ट खुद ही देखती है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अभी एक एग्जांपल छोटी सी देता हूँ कि आप अपार्टमेंट में रहते हैं, वहां ब्रोकेज होती रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, राइट? जी जी, ऐसे ही है। कभी कभी वॉशिंग मशीन खराब हो गई, कभी कुछ खराब हो गया, कभी कुछ खराब हो गया। तो आप प्रॉपर्टी मैनेजर को कॉल करते हो कि आके फिक्स करके जाए। वो प्रॉपर्टी मैनेजर हैंडीमैन को कॉल करता है, हैंडीमैन आके फिक्स करता है, फिर वो प्रॉपर्टी मैनेजर को बताता है, प्रॉपर्टी मैनेजर दोबारा वो टेनेंट को कॉल करके पूछता कि भी हाँ भी सब सही है, ठीक है, तो वो टिकट को क्लोज कर देते हैं। तो हमने उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर लिया। हम एक आईआईटी डिवाइस इंस्टॉल करने हैं हर एक अपार्टमेंट में। तो कोई भी प्रॉब्लम में आपने डिवाइस को टच किया, आपने अपनी कंप्लेन राइट की, एआई पीछे उसने प्रोसेस किया, उसने रिकग्नाइज किया ये प्लम्बिंग की प्रॉब्लम है या ये इलेक्ट्रिशियन प्रॉब्लम है, तो वो ऑटोमेटिकली प्लम्बर को पुश कर देती है ऐप के ऊपर। प्लम्बर उसको अपार्टमेंट में जाता है, वो हमारा जो आईओटी डिवाइस है उसको स्कैन करता है, टिकट प्रोसेस में आ जाती है। जैसे ही वो प्रोसेस में कंप्लीट, वो अपना जॉब कंप्लीट करता है, वो दोबारा डिवाइस को टच करता है, पिक्चर पुश करता है, एआई उसकी इमेज को रिकग्नाइजेशन करके उसको प्रोसेस करती है, और वो अगर वो सब ठीक है तो वो इमेज को, वो टिकट को क्लोज करके नोटिफिकेशन टेनेंट को भी भेज देती है, ऑनर को भी भेज देती है। अच्छा ये शेजा आप भाई, देखते हैं। मेरा एक जी क्वेश्चन था, मैंने इस पे जी एआई जी पे ना वीडियो भी बनाई थी। अच्छा, जी मैंने जी। वीडियो बनाई ना कि ना ये आपकी चीजें ना आपके माइंड को पढ़ लेते हैं। तो काफी दोस्तों ने मुझे फोन किया, ये कैसे हो सकता है कि हमारे माइंड में घुस जाएं, जो हम सोच रहे हैं वो कैसे प्रेडिक्ट कर सकते ओह। हैं। तो मैंने कहा तो यार ये होता है, मेरे साथ तो बहुत दफा हुआ है। मतलब कि कोई ऐसा कोई सर गाना ये या ऐसा कोई वीडियो जो बंदा भूल जी, गया, वो सामने आ जाती है आपकी। आप खाली बात भी नहीं करते, बात तो लिखना तो दूर की बात है ना, खाली आप सोच रहे मेरी हो। मेरी जान सोच भी रहे हैं, लेकिन आपका जो मोबाइल फोन है ये लिसनिंग करता है आपको। हाँ, ये आप ये तो कोई ये भी बात, आप देखें कोई भी आप प्रोडक्ट के बारे में बात करें, उसके बाद आप गूगल या एप्पल जाके फेसबुक खोले, वही चीजें आपको नजर नहीं आना नहीं, ये शुरू तो हो पुरानी जाती बात हैं। होगी ना। मैं जो अब जी जी। रिसेंटली 1-2 साल से देख रहा हूँ ना, कि अगर मैं कोई चीज या सोचता भी हूँ ना, मतलब कि कोई गाना है मैं सोच रहा हूँ, या कोई ऐसी चीज है जो सोच रहा हूँ, क्योंकि तो भाई आपका डेटा इतना अवेलेबल है इंटरनेट पे, उसको पता चल जाता है कि हम प्रिडिक्ट करते हैं। जब हम एमएल की बात करें ना, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के लिए ना, ये जी जी। इसी चीज को प्रिडिक्ट करती है। इसमें हम ना मिलियन ऑफ डेटा फीड कर देते हैं, मिलियंस ऑफ डेटा। तो जब आपके बारे में वो इतने ब्रेन, मिलियन ब्रेन्स आप एक जगह पे ला के रख देते हैं, तो वो आपके ब्रेन से 1000 गुना ज्यादा बेटर होता है। हाँ, ये तो ठीक है। बहुत खतरनाक चीज है, यानी कि जो जैसे ओह, जैसे आप जैसे कि जो। सोच भी नहीं सकते ये कितनी खतरा है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे ऐसी ऐसी स्टार्टअप्स हैं कि आप सोच, जैसे अभी मैं एक स्टार्टअप आपको बताता हूँ।
वो ह्यूमन का ब्रेन मॉन्की के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं, ग्रीला के अंदर। अच्छा। तो ऑलरेडी उनको 3 मिनट का सक्सेस मिला है अभी, कि उन्होंने ह्यूमन जो एक्सीडेंट हो जाते हैं इंसान, उनका ब्रेन निकालते हैं, वो ग्रीले के अंदर फिट करते हैं, ग्रीले से वो 2 से 3 मिनट अभी बात कर पा रहे हैं। एक और स्टार्टअप बताता हूं। उन्होंने रेड सेल्स जो ब्लड के अंदर है, उन्होंने सेल्स को डिस्कवर किया है। अगर एवरी 5 ईयर आप वो सेल्स रिप्लेस कर देते हो इंजेक्शन के थ्रू, तो आप कभी बूढ़े होते ही नहीं। वाह जी। जी ऐसे ही है, पता है जो हो रही है ना हुरम भाई, ये जितनी डेवलपमेंट एक तो बायोटेक के अंदर और जो आईटी के अंदर है, ये बेसिकली एट सर्टेन पॉइंट ये फ्यूजन हो रहा है इन दोनों का, यानी बायोटेक और आईटी को फ्यूजन हो रहा है इन दोनों का। तो इसमें कोई शक नहीं है, जैसे अभी शेरी ने आपको बताया ना कि हम जो डेटा है ना, मिसाल के तौर पे जो अभी सबसे बड़ा मॉडल उन्होंने बनाया है अभी तक सो फार, उसको हम कहते हैं फाउंडेशन मॉडल। तो वो बिल्कुल 180 मिलियन पैरामीटर्स का एक फाउंडेशन मॉडल बनाया, राइट। यानी डेटा, ह्यूमन ब्रेन भी क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन के अंदर भी एक नॉलेज बेस होता है, और फिर उस नॉलेज बेस को आप अपने एक्सपीरियंस, जजमेंट या इंसाइट, ये कुछ ऐसी फैकल्टीज ह्यूमन ब्रेन की होती हैं, उससे इन्फेयर करते हैं आप, ठीक है ना। ऐसे ही करते हैं ना, कोई इन्फॉर्मेशन इनपुट आती है, उस इनपुट को आप अपने नॉलेज बेस के साथ उसको कंपेयर करते हैं, उसके बाद आप कोई चीज कंक्लूड करते हैं। ह्यूमन ब्रेन ऐसे ही काम करता है ना। आपने जी जी। ऐसा सेम लाइक जो जो आपका ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये इसी तरीके से काम करती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई जमाना था तो आप कहते थे नहीं यार, ये जो कंप्यूटर हैं, आम बंदा लेमैन तो इसको कंप्यूटर ही कहता है, कि कंप्यूटर जो है ये क्या कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन को हम इमिटेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसलिए ह्यूमंस हैं क्योंकि हम क्रिएटिव होते हैं। तो वो कोई बंदा पूछता अच्छा जी क्रिएटिविटी का क्या मतलब है, वो कहता है जी हम पोइट्री करते हैं, हम म्यूजिक कंपोज करते हैं, हम ये पेंटिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। हम क्रिएटिव होते हैं, हम कोई चीज क्रिएटिव लिटरेचर लिख सकते हैं, ठीक है, किताब कोई बुक लिख सकते हैं, कोई ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो कंप्यूटर नहीं कर सकता। और होरम भाई, वुड यू बिलीव के इस वक्त ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इंसानों से अच्छा म्यूजिक भी कंपोज कर रही है, उनसे अच्छी पोइट्री भी ये करती है, उनसे अच्छी पेंटिंग भी ये करती है। ये सारी जो है ये प्रूवन जैसे कहते हैं कि आर्टिफैक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। खुरम भाई, तो मेरी बेटी ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही है, वो 5 ईयर की है। वो अपने होमवर्क में एआई से हेल्प लेती है। अच्छा उसी भाई, एक और चीज मैंने मेरा दोस्त है वो ना स्टॉक एक्सचेंज पे और ये फॉरेन करेंसी नहीं होती इस पे ट्रेड करता है। तो वो कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वो तो मैंने पढ़ा भी था कि जो इस टाइम पे सबसे यानी कि जो अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो ब्लैक रॉक कंपनी के पास है। तो कह रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल अब मार्केट में ऐसे भी यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि अगर आप उनको करते हो ना, तो वो रियल टाइम ना वो ले रहे होते हैं कि मतलब कि आप उनमें डेटा फीड कर। पैसे डालो, तो वो आपको ना 80 या 90% होता है, यानी कि 10-20% मार्जिन होता है कि आपको वो लॉस भी करके देंगे, लेकिन 80% होता है कि वो आपको पैसे बना के देंगे, क्योंकि वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, उनके पास हर चीज होती इसमें पता है खुरम भाई, मेरा यही प्रोफेशन है बेसिकली, है। राइट। जी जी, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था। तो ऐसा नहीं होता, इट्स नॉट ट्रू कि ओके। नहीं ऐसे नहीं होता। वाकई ये जो हमारा स्टॉक मार्केट है, ठीक है ना, जैसे हमारी न्यूयॉर्क है या दूसरी पूरी दुनिया की भी जितनी भी स्टॉक मार्केट्स हैं, ये मोर और लेस ऑटोमेटेड है, यानी कि इनमें ह्यूमन जब जैसे ये शेयर्स हैं, जिस तरीके से इनकी प्राइस ऊपर जाती है या नीचे जाती है, व्हाट्सएवर जो भी चेंज होती है, वो मशीनें ही इनको मैनेज करती हैं, राइट। तो ऐसा नहीं होता कि एक मशीन जो है, हाँ इसमें ये बड़ी डीप एक फील्ड है, बड़ी ही डीप एक फील्ड है, इसमें भी बड़े बड़े मगरमच्छ, ओसी भाई, बहुत बड़े मैं बड़े इसको थोड़ा जी एक्सप्लेन करूं। जी जी, करें सर करें। एमएल डीएल हम किसको बोलते हैं? मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं कि हम डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं किसी कंपनी का। उसका पिछले 10 साल का डेटा हमारे पास होता है, हमें पता हो उसकी ईमेल प्रोसेस हो रही होती है, उसके टेक्स्ट मैसेजिंग प्रोसेस हो रहे होते हैं, उसके इंटरनल सारा डेटा जो भी प्रोसेस हो रहा होता है इसमें फीड हो रहा होता है।
डीप लर्निंग क्या करता है, वो शुरू कर देता है कि ये आगे क्या होगा, प्रेडिक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो प्रेडिक्ट करना शुरू कर देता है उस चीज को, उस कंपनी के नेक्स्ट 1 आवर में क्या प्रेडिक्शन होगी, क्या हो सकता है, नेक्स्ट 10 डेज में क्या हो सकता है, 100 डेज में क्या हो सकता है। वो अभी तक जो एक्यूरेट है, 3 का एक्यूरेट वो कर रहा है। एक्यूरेट मतलब ये नहीं कि 100%, 80 to 90% अभी हो रहा। तो जैसे ही वो प्रेडिक्ट कर, जितना उसके पास डेटा आता जाता है, वो उतना एक्यूरेट होता जाता है, और जितना एक्यूरेट होगा उतना आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो ये इस तरह स्टॉक ये मार्केट जो में है जो ना अभी सॉफ्टवेयर आए हैं इसमें। जी बेसिकली शेरी भाई, ये जब आप स्टॉक मार्केट जी की आप बात करते हैं ना, देखिए आप जी बात कर रहे हैं एक ऐसे सिस्टम की जो सिस्टम डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम है, मिसाल के तौर पे जो रेपिटेशियस है, यानी कि जिसके अंदर आपको पता है जी कि इसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि उसकी उसने वही रिजल्ट्स रिप्रोड्यूस करने हैं। आप एक तरह की इसको इनपुट देते हैं, उसने रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं। जब बिल्कुल हम स्टॉक्स की बात बात करते हैं या फॉरेक्स की बात करते हैं, तो स्टॉक और फॉरेक्स बाय इटसेल्फ वो एआई सिस्टम्स हैं, राइट? वो यानी कि वो बिल्कुल, लेकिन भाई वो डेटा प्रोसेस जब हो रहा होता है ना, मेरी यार सुन जब ले जरा प्रोसेस हो थोड़ी रहा सी। होता है, तो वो उसकी जी 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 मैं आपको जी गलत बोले बोले। इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। मैं आई एम सिटिंग इन हार्ट ऑफ नहीं नहीं, दिस हाँ मुझे दिस पता है ओसी प्रोफेशन, भाई, हाँ हाँ हाँ, बोले बोले। राइट? कि इसमें क्योंकि ये होता है कि मेरी एक कंपनी पब्लिक है ना, तो मुझे इसलिए शायद पता है, इसलिए भी मैं पता है। सर आपको अर्ज कर रहा हूँ कि आप किसी भी यहाँ जी जी मैं आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन है यहाँ पे हमारे जो इन्वेस्टर है, मैं जी उनसे जी आपको बुलवा सकता हूँ कि ये ऐसा नहीं होता। जी मशीनें, हाँ, वो एक बड़ी सीक्रेट बात है, कुछ ट्रेड सीक्रेट है, शायद मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। बात जी ये है जी कि ये जो है ना, आई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, यानी कि आप समझ लें कि जी जी जो यहाँ पे हमारी बाइंग एंड सेलिंग है, ठीक है ना, बाइंग और सेलिंग के जो जी बीच में सेंट्स का मार्जिन होता है, वही सारी गेम बिल्कुल है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में, ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब देखें, एक बंदा बिल्कुल। था, उसने एक यहाँ पे बनाया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा सिस्टम बनाया था, इंटेलिजेंट मशीन्स के नाम से कंपनी थी उसकी, ठीक है ना? जी आजकल भी एक बहुत बड़े ग्रुप के साथ वो लड़का काम कर रहा है। अच्छा, उन्होंने जबरदस्त। बात यह है कि जो आपके जिस सिस्टम के अगेंस्ट आपने काम करना है ना, वो स्टैटिक सिस्टम नहीं है, यानी कि इट्स गोना चेंज बिल्कुल एवरी टाइम जनरेटिंग। जितना डेटा आप कंज्यूम कर रहे हैं, नेक्स्ट सेकंड में उसने उतना और प्रोड्यूस कर लेना, बिल्कुल। ठीक है? तो आप ये इनफाइनाइट साइकिल में होते हैं, मेरी बात आप समझ, क्योंकि वो भी एआई जी सिस्टम है जी जी ना। बिल्कुल। आपके जी जी सामने भी एक एआई सिस्टम है, वो आपको स्पून फीडिंग कर रहा है। एक स्पून फीडिंग होता है, मिली सेकंड में आपको इतना टेराबाइट डाटा दिया, आपने कंज्यूम कर, उसने बिल्कुल। अगले मिली सेकंड वो डाटा इट्स नॉन एंडिंग, एक जिसे कहते हैं ना, इट्स लूप। जो एमएल होती है वो डीएल का फॉलो करती है। जी जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल। सिंपल सी बात। क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो जी ये इसमें है, लेकिन ये है कि आने वाला जो फ्यूचर है ना, वैसे देखने में ये है कि हमें बहुत से ऐसे प्रोफेशंस हैं, बहुत से ऐसे जी प्रोफेशंस हैं जो आने वाले 5 से 10 सालों में एलिमिनेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ओसी भाई, जो मैं ये वही कह मैंने रहा था। amazon वालों का देखा है पिछले दिनों, ये AWS वाले नहीं, जो AWS जी जी, वालों मैं की उनका कस्टमर हूँ, मेरा सारा डेटा ही एडब्ल्यूएस पे है। हाँ एनुअल कॉन्फ्रेंस उनकी देखी आपने? बिल्कुल बिल्कुल देखी, बिल्कुल देखी। ठीक है ना? अच्छा, जी उसमें उन्होंने जो एक तो फाउंडेशन मॉडल जो है वो ज़ाहिर है, उन्होंने उनके साथ एक और कंपनी काम कर रही है, बड़ी जबरदस्त कंपनी है, मुझे नाम उनका ज़हन निकल गया, उनका बड़े 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 जबरदस्त फाउंडेशन मॉडल है फैम से। अच्छा, उन्होंने एक ऐसी उनकी, मेरा ख्याल है वो फ्राई गेट के कौन सी उनकी प्रोडक्ट थी, कि बिल्कुल। उसमें अब आप इन ह्यूमन लैंग्वेज जिसे कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज में आप अपनी क्वेश्चन करें उसको, और वो आपको कोडिंग खुद कर देता है। ओ हम यूज करते हैं ना चैट जीपीटी के अंदर, हम कोडिंग ऐसे ही होती है अब। ठीक है, अब पूरी की पूरी वो बड़ी जबरदस्त है, यानी चैट कि आप जो जीपीटी ऑलमोस्ट हमारा जो सॉफ्टवेयर के जो अभी काम होता है ना, वो आपको 80% चैट जीपीटी आपको कोडिंग करके देता है, जी जी माइक्रोसॉफ्ट का ही है। एग्जैक्टली आप देखें ना, जी जी। ये एसक्यूएल थी, ये एक लैंग्वेज है मिसाल या के माई तौर पे, सिक्वल, ठीक है हाँ या ना, डेटा एक्सट्रैक्शन की एसक्यूएल या या पीएल एसक्यूएल। अच्छा, अब वो वहां पे एग्जैक्टली। बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स जो कोडिंग की जिसे कहते हैं स्क्रिप्ट्स थे, उसने वो डेमो दिया वहां पे ना, ये भी कुछ हफ्ते पहले हुई है उनकी, पता है हर साल जी होती है जी बिल्कुल। 10 सालों की। हाँ जी तो हाँ जी। मैं अटेंडी था, उसमें था मैं। तो ओके। कुछ क्योंकि अपने इंटरेस्ट की खातिर हम थे, कुछ चीजें हमें समझ या आती हैं, कुछ हमें हमारे ऊपर से गुजर जाती हैं ज़ाहिर क्योंकि इतनी इतना डेटा होता है, हाँ, इतनी वो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी होती है। डेफिनेटली वो आप सही कह रहे हैं कि बहुत सेंसिटिव टेक्नोलॉजी होती है, कुछ समझ आती कुछ नहीं आती, कुछ ऊपर से लेकिन हमारे गुजर जाती है, जी तो वो मतलब जी बिल्कुल लैंग्वेज जैसे नेचुरल लैंग्वेज है।
तो वो ये कह रहा था कि जितने भी बिजनेस मैनेजर्स हैं वो अपनी नेचुरल लैंग्वेज में अब जो ये इंटेलिजेंट सिस्टम्स हैं इनके साथ काम कर सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। उनको शायद ये प्रोग्रामर्स वगैरह की आने वाले फ्यूचर में यानी जी बीएफटी भाई आप इधर ही हैं। जी ओसी भाई, मेरा जो रिकवरी मोड है ना वो सारा एआई करती है। अच्छा नाश्ता कोई ग्लिचेस आ जाते हैं, हम क्या करते हैं, हमने उसका बैकअप किया होता है, कोड लिखने के बाद टेस्ट करने के बाद हम कर देते हैं। कोई ग्लिचेस आता है तो वो ऑटोमेटिकली वो कोड को सर्च करके उसको जो कोड पुराना है उसको रिप्लेस कर देता है अच्छा शेजर भाई, ओसी भाई, ऑटोमेटिकली। एक मैं क्वेश्चन जी करूंगा फिर ये आगे चलाएंगे भी क्योंकि बाकी भाई भी बैठे हुए हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई मसला अच्छा नहीं। क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपने बात की है, डाटा की बात की है, क्योंकि जी डाटा इज नेक्स्ट ऑयल, ठीक है, नेक्स्ट गोल्ड है, उसको ऑयल कह रहे हैं। तो इसमें आपके ख्याल में अमेरिका बहुत आगे नहीं निकल गया बाकी कंट्रीज से, चाइना रशिया वगैरह से, ये जो नहीं 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 नहीं, चाइना चाइना बहुत आगे है इस काम में। चाइना के पास बहुत डेटा है। चाइना ने जो बाइडू और ये वो लटरम टिकटॉक ये वो बहुत उनके पास ह्यूमन डेटा है। क्योंकि जो ये जो चाइना अमेरिका फार भी है, ईस्ट है ना, ये नहीं कि अमेरिका है ना, देखें खुरम भाई, जो फार ईस्ट है ना, चले आप इसको यूं समझ लें, फार ईस्ट 1.3 बिलियन उनकी अपनी पॉपुलेशन है, प्लस जितने ये फार ईस्टर्न कंट्रीज है ना, इनको भी आप ऐड कर लेना तो तकरीबन 1.7 1.8 बिलियन की वो पॉपुलेशन बनती है जिनका बड़ा एक्टिव डेटा है उनके पास, ठीक है ना। तो जी बाकी ये है कि इनकी अमेरिकन कंपनीज हैं, इनके पास भी जाहिर है बहुत ज्यादा डेटा है, फेसबुक है, गूगल है, या माइक्रोसॉफ्ट है, ये जितने भी अमेजोन वाले हैं इनके पास भी बड़ा जबरदस्त डेटा है, ठीक है। तो वो डेटे से करेंगे क्या, बेसिकली क्या करेंगे, मतलब व्हाट, चले ये सवाल कर लेते हैं कि अल्टीमेटली अगर सारी दुनिया का डेटा उनके पास आ जाता है फिर वो क्या करेंगे। जी जी, आप डेटा माइनिंग बड़ी मानी भाई से पूछे, फिदा भाई से ए, पूछे, मैं आखिर में इसमें बताता हूँ। मानी भाई से पूछे, मानी भाई, मानी भाई तो मेरा जी मानी ये मानी फिदा भाई नीचे है, फिदा चला भाई गया से और लिख रहा है गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, जाओ के सो जाओ। मानी तो मेरा ख्याल थक गया वो शायद। नीचे चला गया। चले आप रोटेट करते जाएं, या अगर आपने मौजू भूल ही हो गया बाकी। इसीलिए आप दो बंदे बातें करते रहते हैं, दूसरे खामोश और वो खामोशी तो बैठ नहीं सकते ना सर। आबिद भाई आप चलिए, आप इसमें कॉन्वर्सेशन में हैं। ले रहे ना, बीएफटी भाई भी हैं, वो मानी जट भी है, इधर लेबर भी बैठे हुए, इन सबको अपने साथ लेना, बातें करिए। और मेरा फिदा आज खामोश है, अजीब सी बात है। फिदा भाई आप बात करें, काफी जैसे खामोश हैं। फिदा उसी भाई, बीएफटी भाई बोलो यार कुछ। जी भाई आवाज आ रही है, बात करो। जी फिदा भाई बताएं आप, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, ये जो ट्रकों के पीछे शेर ये नचता आपने होता क्या है। बात की है, अगर टोटल डाटा चाइना के पास आ भी जाए तो फिर क्या होगा। नहीं वैसे मैं कह रहा हूँ, हाँ जिस चलें यूं समझ लेंगे। जी पहली बात ये है, जहाँ किसी का बाजू टूट जाए या किसी की जान चली जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को मुल्क को नहीं फर्क पड़ता, कोई किसी पर हमला कर ले। पहली बात, किसी को अपना कोई जंगे कर कर अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है, कोई वैसे चीज़ें नित नई ईजादात नई नित प्रोडक्ट लॉन्च करके अपना इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है। चाइना के पास दुनिया की टोटल 6 अरब आबादी है, तो चाइना 2 अरब से क्रॉस कर रहा है। उसके जो इत्तेहादी है, जिस तरह पाकिस्तान है, ये आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, इसी तरह दूसरे भी है, ऐसे ही है। तो यानी कि चाइना की टोटल ज़्यादा अगर आप नहीं तो आप 3 से 4 अरब इजीली कह सकते हो। 6 अरब आबादी में से 3-4 अरब की जो आबादी है वो यानी कि अपनी इकोनॉमी जो है ना वो चाइना की उनके साथ है। जो अमेरिका है वो एक अलग बात है। दूसरी बात ये है कि जो भी चौधरी बनने की कोशिश करेगा उसको अपना आप को स्ट्रॉन्ग तो करना पड़ेगा। तो ठीक है, वो हर चीज़ हर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इन लोगों ने चाइना का अमेरिका का मुकाबला ना किया। हर लिहाज से हर ऐप हर जो भी चीज़ है ना, चाइना उसके साथ पूरा उतर रहा है। तो बात क्या होगी, जब तक आप डॉलर को शिकस्त नहीं दे सकोगे तो आपकी चुदराहट होइसी भाई पूरी दुनिया में नहीं कायम होगी। बस इतना। दूसरी बात, और उसकी करेंसी भी मजबूत है, उसका कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ उसकी और बेसे ना हो। चाइना उन चीज़ से थोड़ा सा पीछे है।
तो ठीक है, उसकी अपनी अलग पॉलिसी है, चाइना की गुमनाम पॉलिसी है, अमेरिका की वाजिया पॉलिसी है। तो बात यही है, जब तक डॉलर नहीं गिरेगा तब तक चाइना सुपर पावर नहीं बनेगा, बस इतना ही काफ़ी है। जी बीएफटी भाई, ये फिर ऊपर जाते हैं बाकी भाइयों के पास। आप क्या कहते हैं, ये डॉलर अस्सलाम को वालेकुम। कैसे गिराएं हम नीचे? हमसे तो फौजी नहीं काबू आ रहे। अच्छा, क्वेश्चन क्या था? डॉलर को गिराना है? नहीं वो नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरी आग दुनिया कर रहा हूँ। जब तक डॉलर चलता मार्केट में है तब तक वो सुपर पावर है। जब तक तजारत किसी और करेंसी में लेन देन होनी शुरू हो जाए वाज़िह अक्सरियत से, फिर अमेरिका की बका को खतरा है। अच्छा, मेरे लिए क्वेश्चन क्या था? सर क्वेश्चन ये है कि वो 2 मिनट की वीडियो बनाने गए थे नैतुल्ला लाला, तो अभी 2 घंटे हो गए, आए नहीं वापस। अब मैं जाऊंगा नहीं, अगर मैं गया तो मैं भी फंस जाऊंगा, तो मैं इधर ही ठीक हूँ। वहाँ के यूके के 2 मिनट आपको पता है बहुत लंबे होते हैं। यूके के अब अच्छा खबरों में आया ना कि भाई यूके ने स्ट्राइक की है। स्ट्राइक की, आपको पता है यूके ने कितने जहाज भेजे थे? उसी भाई सर गेस करें। सिर्फ 2 जी जहाज, सिर्फ अच्छा 2 जहाज, 2 सोटीज की है, और इन्होंने शहीदों में अपना नाम लिखवा लिया है। और इधर रेड सी की बात कर रहे हैं हम। हाँ जी, सिर्फ 2। अपना लाला भाई के 2 मिनट तकरीबन वो 24 आवर के बराबर है। दूसरी बात कि पाकिस्तान का जो मार्शल लॉ 1 माह या 90 दिन के लिए आता है, वो तकरीबन 10 तक चलता है। ये तो फिर ज़िंदगी का हिस्सा है 2 मिनट। तो सिर्फ 2 इनके जहाज गए, 2 जहाज। और पार्लियामेंट में उसके बाद द नेक्स्ट डे पार्लियामेंट में इन्होंने डिबेट की, क्योंकि इनका कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। आपको पता है बगैर कॉन्स्टिट्यूशन के ही चलते हैं, मगर इनकी पार्लियामेंट जो भी कह देती है वो लॉ बन जाता है। इनका जो बीएफटी भाई, जो इनकी ट्रेडिशन है ना, मैग्ना कार्टा, इन्होंने पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिस वक्त इन्होंने जो बादशाह था उसको इस चीज पे मजबूर कर दिया था कि वो अपनी ताकत और अथॉरिटी जो है वो शेयर करेगा पब्लिक के साथ, राइट। ऐसे ही मैग्ना कार्टा का जो इन्होंने लिखा था, देखिए वो आज से 700-800 साल पुराना है डॉक्यूमेंट है, 850 साल पुराना डॉक्यूमेंट है। तो ये इनके यहाँ ये बड़ी पुरानी ट्रेडिशन चलती आ रही है, ठीक है ना। ज़ाहिर है उसको डेमोक्रेटिक फॉर्म में ये लेके आ गया, लेकिन इनका ट्रेडिशन है, तो ट्रेडिशन के लेकिन कानून तो है ना इनका, कोई वो फिक्स नहीं है, लेकिन लॉ तो है ना इनके। इनकी हिपोक्रेसी देखें कि पूरी दुनिया में जहां जहां ये गए ना, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भाई आप म्यूट लगा लें जस्ट इन केस। थैंक यू। मैं नहीं चाहता कि फ्लैश की आवाज़ आ जाए या पानी वानी की नलकी वलकी की। अच्छा, तो इनका जो क्या कहते हैं, खुद इनका है नहीं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मगर दुनिया के किस किस हिस्से में गए ना, अफ्रीका में गए हैं या इंडिया या पाकिस्तान, इनको इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दबा के दिया है। इराक में देखो इनका क्योंकि जब इन्होंने टेक ओवर किया था डेथ पेनल्टी नहीं थी, इन्होंने डेथ पेनल्टी उसको लिखवा के चेंज करके उसको डेथ पेनल्टी बेचारे को मार के और फिर जनाब बल्ले बल्ले हो गई। आप समझे? तो ये खुद जाके जो खुद नहीं करते लोगों से ये मनवाते हैं। और ये हमारे अली डोगर साहब आते हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि बीएफटी ये जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है ना, ये नाम की डेमोक्रेसी है, ये है एक किस्म की इनकी कंट्रोल की। ये आपसे इलेक्शन करवाएंगे, अगर आपका बंदा इनको पसंद आए तो बल्ले बल्ले, और अगर पसंद नहीं आता तो मुर्सी वाली बात करेंगे। या कोर्ट इन्होंने जज वज बिठाए हुए हैं, वो उनको पेनल्टी पुनल्टी दे के और उसको क्या कहते हैं फांसी दे देंगे। नहीं हो तो आर्मी इन्होंने खुद रखी हुई है, उनसे इनकी कू करा देते हैं। और ये फॉर्मूला इनका चल रहा है ऑलमोस्ट। तो अभी देखो ये वहाँ गए हैं और बेसिकली जैसे मैंने बताया था ना, वो जो बीपी के ऑयल थे, असल में कहानी तो यहाँ है ना कि यूके की पार्लियामेंट को मसला हो रहा है, यूके की इकोनॉमी को। जब बीपी ने कह दिया भाई हम नहीं कर सकते, और बीपी के काफ़ी कंट्रीब्यूशन है यहाँ इस कंट्री में, तो उसको पता नहीं उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट था, अमेरिका को मिला के इन्होंने जाके जनाब उन पे 2 जहाज़ों से मेरे ख्याल से 2 गोली मारे होंगे। इनके पास तो गोले भी आजकल नहीं होते, पर ये जो बोला भाई यहूदियों को मार के आ गए। तो इस पे आप क्या कहते हैं?
कि टोपी ड्रामा लोगों के साथ करके आ गए। नहीं, ये जो है ना ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटिशर्स समझ लें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ना इन्होंने, चूंकि यूएस को भी आप इन्हीं की एक एक्सटेंशन समझ लेना, यानी यूएस भी जो है ज़ाहिर है ये इन्हीं की एक कॉलोनी थी, इन्हीं के ये लोग थे। उन्होंने अपने आप को वहाँ, उनको बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट मिल गया, वहाँ पे बहुत बड़े इनके नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे। उन नेचुरल रिसोर्सेज को उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से एक्सप्लॉइट कर लिया। पॉपुलेशन भी उनको मिल गई, यहाँ से इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा थी। तो डेवलपमेंट ऑफ यूएस देखे ना तो बैटन इन्होंने उनको दे दी, और जंग भी उनको दे दी इन्होंने। यानी आप दुनिया में शायद पहली दफा ऐसा हुआ था कि एक सुपर पावर से दूसरी सुपर पावर के पास बैटन गई थी विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। ये तारीख में ऐसा नहीं होता कि एक पावर जाती है तो ज़ाहिर है हाथी जब गिरता है तो आपको पता ही है बहुत से नीचे छोटे दरख्त और पौधे गिरा के गिरता है, ठीक है। तो ये पहली दफा हुआ था क्योंकि ये इन्हीं की एक्सटेंशन, और फिर वहां से ये उनके नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है। ये तो उनकी समझ लें एक क्लाइंट स्टेट है, यानी यूके आप समझ लें अमरीकियों की एक क्लाइंट स्टेट है। कनेडा भी इनकी एक क्लाइंट स्टेट है, पता है आपको। यानी कि कनेडा, उनकी भी अपनी कोई पॉलिसी नहीं है, वो जहाँ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है वो भी इनके चक्रों में है। इन्हीं की है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ऐसे ही है बिल्कुल। ये जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं ये अंडर द, जैसे कहते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ व्हाइट हाउस। झंडा ये सारे झंडा इधर ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, और यहाँ क्या कहते हैं, कनाडा में तो खैर झंडा नहीं इनका चलता, क्वीन इनकी चलती है या किंग। तो ये चार जो कंट्री है यहाँ पे झंडे इनके चलते हैं, मगर वो डंडा जो है वो अमेरिका का चलता है। ऐसे ही है। जी बिल्कुल बीएफटी भाई, ऐसे ही है, डंडा इनका चलता है। तो इनका डंडा इंशाल्लाह अब कोई वक्त आएगा ना जी, हर ताकत का एक अरूज होता है, हर ताकत का एक जवाल होता है। तो देखते हैं अब कैसे आगे आने वाले माह साल के अंदर कैसी। अभी तक तो उन्होंने सस्टेन एक किया हुआ है, लेकिन जब अंदरूनी हालात आप देखते हैं बहुत से ममालिक के, तो वो कुछ डिफरेंट स्टोरीज भी आपके सामने आती हैं। जैसे मैं, जो सबसे बड़ा इस वक्त एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है अमेरिकन सुप्रीमेसी को, वो बाहर से नहीं है। हम बाहर से कोई थ्रेट हम नहीं देखते, क्योंकि जो जंग यूरोप में हो या जो जंग एशिया के अंदर होती है, वो तो बंदे वहीं मरते हैं ना। मतलब लोगों ने, जंग भी वहां पे होनी है, पोल्यूशन भी वहां पे होनी है, लोगों ने मरना भी वहां पे है। वहां पे जो जो लोग माइग्रेट करते हैं जंग की वजह से, वो भी वहीं उन्हीं बड़े आजमों में रहते हैं, ठीक है ना। तो अमेरिकन तो ज़ाहिर है दे आर सेफ बाय टू, जैसे कहते हैं अटलांटिक ओशन एक तरफ है, दूसरी तरफ उनका जो है पैसिफिक ओशन है, ठीक है। और बॉर्डर उन्होंने अपनी जंग लगने नहीं दे रहे बॉर्डरों के ऊपर, राइट। तो उस तरीके से ये काफ़ी उनको फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ से। लेकिन जो इंटरनल उनके डायनामिक्स हैं, इस मुल्क के जो अंदरूनी डायनामिक्स हैं, यानी उसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो डेमोग्राफी है। जिस तरीके से डेमोग्राफी इवॉल्व कर रही है, ये तब्दील होंगी चीज़ें, लेकिन इंटरनली होंगी। यानी कि ये मेरा, जिस तरह मैं देखता हूँ इसको। तो अच्छा उसी भाई, मेरे ख्याल से सबका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन था जल्दी से, जैसे रशियन का ना, प्यूटन का मैं देख रहा था, उसका एक बयान आया था कि जो नेक्स्ट खतरा हमें न्यूक से नहीं है, हमें नेक्स्ट खतरा ये जो सोल्जर्स बना रहे हैं ना, सोल्जर्स जो एक आर्मी खड़ी कर रहे हैं, अमेरिका उस पर काम कर रहा है। अभी उसने इतना बार बताया नहीं है कि ये जो रोबोट आर्मी बना रहे हैं, कहते हैं जो नेक्स्ट खतरा है ना वो न्यूक्स नहीं है, नेक्स्ट खतरा रोबोट आर्मी है। इसके बारे में आप लोगों को क्या पता और क्या कहना चाहेंगे? जी ओसी भाई पहले आप बात बताएं। ओसी भाई जी, हमारे ये नए दोस्त आए हैं, शाहिद एम शाहिद साहब। मेरी तरफ से सबको सलाम, बहुत जी मेहरबानी, वालेकुम शुक्रिया सलाम आपने मुझे अंदर वालेकुम आने सलाम जी। दिया। जी, वेलकम सर, आपको मोस्ट वेलकम हमारी ब्रॉड पे। शायद पहली दफ़ा ही आए हैं आप। जी जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल नया हूँ टिकटॉक के ऊपर, 5वां दिन है मुझे आज, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप जैसे लोगों से मिलकर कमरों में मुझे इजाज़त मिल जाती है आने की, और बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सर वेरी वैसे मच। मैं एक हमें सीक्रेट ये बताएं कि 5 दिनों में आपके फॉलोअर्स इतने ज्यादा हैं, हाउ डिड यू गेट इट? 10,000 नहीं, 10,000 मैंने जो है टिकटॉक बनाई थी जुलाई 2023 में, जी ठीक। और मैंने अपने जो भी कोई न्यूज़ आ गई, कोई सॉन्ग आ गया, कुछ भी आया, वो मैंने डालने शुरू कर दिए।
और बहुत सारे वो हिट हुए। एक मेरा था, उसके ऊपर तकरीबन 2.5 लाख व्यू थे, वो इन्होंने डाउन कर दिया इसने टिकटॉक ने अगस्त में। वो हालांकि मैंने कोई उसमें वो कुछ नहीं लिखा था, मैंने लिखा था कि अनदर टावर डाउन उसमें हमास में बाय आईडीएफ बस। तो उन्होंने कहा कि जी ये हमारी कानून के ख़िलाफ़ है, कम्युनिटी के ख़िलाफ़ है। तो फिर मुझे किसी ने दोस्त ने बताया कि आप लाइव क्यों नहीं जाते, आपके इतने फॉलोअर हैं, बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं। मैं कहा लाइव का क्या मतलब है। फिर उसने मुझे बताया कि आप ऐसे जो है, मेरा बटन नहीं था यहाँ पे लाइव का, उसने मेरे लिए ईमेल भेजी टिकटॉक को कि जी मेरे 1000 से ज़्यादा फॉलोअर हैं और मैं बिल्कुल क्लीन हूँ कम्युनिटी में, मुझे जो है लाइव जाने की इजाज़त दी जाए। तो देन उसने मुझे दिखाया कि ये प्लस के साथ जो है अगर आप करेंगे तो आप लाइव चले जाएंगे। तो आज 5वीं रात है मुझे, और मैं तकरीबन 3-3 4-4 घंटे जो है वो मैं गुजार रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। मजहबी कमरों में मैं गया हूँ, अभी एक जगह था वहाँ से मैं आधा घंटा मैंने बात की मज़हब के उस पर। यहाँ पे बड़ी डिफरेंट बात हो रही है। मैं अमेरिका में हूँ, फ्लोरिडा में बाय द वे, और डेमोक्रेट हूँ मैं बाय बर्थ। जी मैं तो बॉस्टन में हूँ। अच्छा शायद भाई आप ये बताएं कि आपकी जी, सियासी वाबस्तगी किस जमात से है? मेरी सियासी वाबस्तगी पाकि इसमें अमेरिका में मैं क्ले काउंटी है हमारी डेमोक्रेट की, जो क्ले काउंटी है उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ अपनी काउंटी का। और पाकिस्तान आपकी किस जमात से है? पाकिस्तान मैं तकरीबन 1970-75 से मैं पीपल्स पार्टी में हूँ, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद मैंने पीपल्स पार्टी को छोड़ा नहीं, लेकिन मैंने उन्हें ये कह दिया कि मेरी पार्टी हाईजैक हो गई है और मेरा मतलब है ना मैं भुट्टो को इसको जरदारी को मानता हूँ ना मैं उसके बेटे को मानता हूँ, क्योंकि दोनों मतलब है वो लेजिट नहीं है। और सियासतदानों में से अगर मैं किसी को मानता हूँ तो वो इस वक्त जो है अपना इमरान खान है, लेकिन उसकी मशीनरी ठीक नहीं है, इंजन ठीक नहीं है उसका। ही हैज़ अ रोल्स रॉयस गाड़ी बट ही हैड ए टोयोटा इंजन इन इट। जबरदस्त। वैसे टोयोटा का बड़ा मजबूत इंजन होता है शायद साहब। और टोयोटा आज का नहीं, वो 60 का इंजन है उसके अंदर सारा जबरदस्त, अच्छा लगा आपको। जब कोई इंजन चल रहा हो तो एक मिस्त्री आकर उसकी तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दे तो फिर अच्छे से अच्छा इंजन भी बेकार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। अच्छा जी, पहले तो हम सब आपको वेलकम कहते हैं जी। बहुत मेहरबानी, ठीक है, शुक्रिया। तो आप आते रहें और हमें बड़ा अच्छा लगेगा। और कोई ऐसी बात नहीं, जो जिस तरह आप बात करें, हमारे ओसी भाई हैं, ये हमारे बीएफटी भाई हैं, जी हमारे खालिद महमूद हैं, फिजा है, खुरम बशीर हैं, हमारे लेबर भाई हैं, और मानी जट हैं। जी, मैंने सबका नाम सब पढ़ आपको लिया है। वेलकम कहते वैसे हैं। फ्लोरिडा के अंदर शायद भाई एक कथा कलामी आबिद भाई जी कंटिन्यू। सॉरी सर मैंने जी ओसी भाई, ओवर टू यू सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू। मैं वैसे थोड़ी देर वे था, मैं आया हूँ तो मैंने एकदम ही बोलना शुरू। अच्छा शायद भाई ये जो फ्लोरिडा में अभी तक इंग्लिश ही लैंग्वेज बोलते हैं आप या कोई और जुबान होगी है वहाँ की? देखिए, बिटवीन मी एंड माय वाइफ 100% उर्दू बोलते हैं हम। मस्जिद में जब जाते हैं, हमारी मस्जिद है बहुत बड़ी, 6 एकड़ में मस्जिद है, तो वहाँ पे तकरीबन 100-150 आदमी जो उर्दू बोलते हैं। बाकी कोई मराकश है, कोई बांग्लादेश का है, कोई नाइजीरिया का है, पूरी दुनिया से लोग हैं यहाँ पे। ओवरऑल पूरा जो फ्लोरिडा है आपका, ठीक है, मियामी वगैरह इंग्लिश, खासकर, स्पेनिश और इंग्लिश दो मेन ज्यादा जुबान। स्पेनिश आप बोलते हैं लोग या इंग्लिश बोलते हैं? व्हाट डू यू थिंक सो? इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। अच्छा, जी। स्पेनिश भी काफी लेबर, बोलते हैं वैसे। जो लेबर तबका है वो स्पेनिश है ज्यादा। स्पेनिश यानी करीब में अब लैंग्वेज ऑफिशियल जो नॉन ऑफिशियल ऑफिशियल लैंग्वेज है यानी कि वो स्पेनिश है फ्लोरिडा के अंदर, जी मियामी वगैरह सारे में ऐसे ही है। जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ये यहाँ पे खुरम भाई, फिदा भाई और बीएफटी मेरे सारे भाई, देखें ये मैं बात आपको बता रहा था कि जो अमेरिकन डायनामिक्स है ना, वो अगर चेंज होंगे ना तो डेमोग्राफी की वजह से होंगे। यानी जो अमेरिकन क्रीड है ना, जिसे कहते हैं कि ओरिजिनल अमेरिकन जो आइडेंटिटी है, जिसको ये किसी गोरे से आप पूछते हैं तो वो कहता है कि वो ब्रिटिश प्रोटेस्टेंट
वाइट ब्रिटिश प्रोटेस्टेंट, ये उनकी अमेरिकन क्रीड है, यानी अमेरिकन असल आइडेंटिटी है, राइट, जो मॉडर्न यूएस है। लेकिन अब ये जो वाइट ब्रिटिश प्रोटेस्टेंट गोरा है, जी ये अब डेमोग्राफिकली ये मिनॉरिटी होता जा रहा है, ठीक है ना। तो दैट्स द केस। क्यों शायद भाई ऐसा ही है। बिल्कुल आपने 100% बिल्कुल ठीक कहा है। बल्कि जिस तरह इंग्लैंड में खौफ, मैं 12 साल इंग्लैंड में भी रहा हूँ। मैं 78 से 89 तक मैं इंग्लैंड में रहा हूँ। मैंने तालीम वहाँ से हासिल की, अपना MBA मैंने वहाँ से किया, और फिर 90 में मैं अमेरिका आ गया, 1990 में। तो यहाँ पे भी ये लोग मतलब है इतने खौफजदा हैं कि अगले 50 साल में, ये कहते हैं 100 साल में, 50 साल में कह रहे हैं कि अमेरिका विल बी टेकन ओवर बाय एशियन। अच्छा, 50 साल तो बहुत शायद भाई ज्यादा लेट है। मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी, जैसे मैंने अभी आपसे ये एक सवाल पूछा ना फ्लोरिडा का या जी मियामी का, जी जी। तो यहाँ स्पेनिश ही तकरीबन ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो नॉन ऑफिशियल 50 ऑफिशियल साल वो लैंग्वेज इसलिए स्पेनिश कहते ही है। हैं कि मैं आपको उसका वो बता रहा हूँ कि जो हमारी थर्ड जनरेशन है इस वक्त जो है, दे वुड बी 100% इंग्लिश स्पोकन। यहाँ की पैदाइश होगी उनकी, यहाँ की उनका सब कुछ होगा, लेकिन उनकी जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो पाकिस्तान, इस्लाम, मुस्लिम, वो उनमें होंगी। यहाँ पे आप यकीन कीजिए, कोई मेरा ख्याल है कुछ लोग अमेरिकन लाजमी अमेरिका में रहते होंगे यहाँ पे, उन्हें पता है कि शरिया लॉ जो है यहाँ पे तकरीबन 25 या 30 काउंटीज़ में शरिया लॉ ऑलरेडी हो चुका है। जो फैसले होते हैं कोर्ट में वो शरिया लॉ जी के जी, साथ। जो आपकी ज्यूरी है, लोकल ज्यूरी है, उसमें काफी जगहों पे ये होता है। बिल्कुल आपकी ठीक बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद इसको इस मुस्लिम पॉपुलेशन ओवरटेक नहीं करेगी, मेरा ख्याल है। इसको जिस तरीके से बाकी इमिग्रेंट ग्रुप्स हैं, वो उनमें जैसे हमारे ये लैटिन अमेरिकन है, ये जी स्पेनिश हैं या लैटिनो, जितने भी जी लैटिनोज हैं, जी। ये हैं। उसके अंदर खैर, इंडियंस, मुसलमान तो 7% है टोटल जी आबादी वो की, तो बड़ी तो मिनॉरिटी है, मुसलमान मिनॉरिटी, हिस्पानिक हैं बिल्कुल। जी बिल्कुल BFT भाई, वो ना हिस्पानिक भी नहीं है, अब वो लैटिन है, दे आर, वो ना मिक्स हैं वो भी, यानी कि वहाँ भी। साउथ अमेरिका से वो हाँ जितनी भी जी, आप लगा लें वो सारे वहाँ के हैं। वो पोर्टरिको इनकी अपनी वो है एक कॉलोनी, लेकिन ये उसको मतलब है मानते नहीं हैं, ग्रांट नहीं देते, पैसा नहीं देते। जिस तरह बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने एक अब सूबा तो है पाकिस्तान का बलूचिस्तान, लेकिन पाकिस्तान क्या देता है उन्हें? कुछ भी नहीं देता, उनसे लेता है हमेशा। तो इसी तरह पोर्टोरिको है, पाकिस्तान इसकी अमेरिका की स्टेट है, लेकिन अगर वहाँ पे हरिकेन आ जाए, कोई तूफान आ जाए, तो ये 100-200 मिलियन डॉलर दे के अपनी जान छुड़वा लेते हैं। शायद भाई सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, एक बात मुझे बड़ी हैरत लगी कि जो आपने 25 स्टेट्स बताई हैं अमेरिका जी में, यानी कि उनके शरिया लॉ के मुताबिक फैसले होते हैं जो उनकी फेडरल कोर्ट्स करती हैं। स्टेट नहीं, काउंटीज। स्टेट तो तो 50 हमारी स्टेट है ना अमेरिका डिस्ट्रिक्ट की। लेवल की आप यूं समझ रहे ना, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की ज्यूरी होती है ना, लोकल ज्यूरी हम इसे जी कहते हैं, जी जी। वो वहाँ पे उसको भी कंसिडर किया जाता है, यानी कि हमारे इस्लामी कानून को भी उसमें देखते हैं। ये हमारे होते हैं सल्तनत काउंटी, उस्मानिया। हमारा होता है काउंटी कोर्ट, फिर होता है फेडरल जी कोर्ट, फिर होता है स्टेट कोर्ट। 3 कोर्ट होते हैं हमारे। जो काउंटी कोर्ट लेवल है ना, उसमें तकरीबन 25 काउंटी जो ऐसी हैं जिनके अंदर 100% शरिया लाज हैं। जी हाँ। और ये ये सॉरी ये लेके गए हैं सल्तनत उस्मानिया से। जी शायद भी आप बात करें, जैसे आप यूके से भी होके गए हैं, जैसे यहाँ पे काउंसिल्स हैं, तो जी वैसे बात कर रहे हैं आप स्टेट, यानी कि वो जो जी जो जी बिल्कुल बिल्कुल। सफर काउंटी हो गई, नॉर्फोक काउंटी हो गई, हमारे यहाँ पे जो है क्ले काउंटी है, डुअल काउंटी है, सेंट जॉन्स काउंटी है। मतलब स्टेट ऑफ फ्लोरिडा जो है, ये इसकी एक काउंटी है डुअल काउंटी, DUVAL। पूरे अमेरिका में रकबे के हिसाब से सबसे बड़ी काउंटी है जहाँ मैं रहता हूँ। लेकिन अच्छा, तो फिर आबादी जो मुसलमान है वो 2 शादियां भी कर सकते हैं अंदर उस काउंटी नहीं में? नहीं, शादी जो है वो पूरे अमेरिका में एक शादी को मानते हैं। अगर आप 4-3 करते हैं और आपने उनको लहदा रखा हुआ है, तो वो अमेरिका
जो है वो उन्हें आपको आपकी वाइफ को नहीं मानते, उनके बच्चों को आपके बच्चे नहीं मानते। हाँ, वो ये कहते हैं कि ये आपका बेटा है, 18 साल तक आप इसका खर्चा दें अगर उसकी माँ दावा करती है तो, लेकिन बीवी ओके वो एक ही मानते हैं। मैंने हाथ खड़ा किया है लेकिन किसी ने नहीं देखा तो इसलिए मैंने छलांग लगा दी, सॉरी इसके लिए। भाई सिर्फ आपके लिए छलांग लगाइए खुरम बशीर। फिदा म्यूट कर लें प्लीज। फिदा मेरे भाई, फिदा फिदा मेरे भाई, फिदा जी सर, जी सर। अरे फिदा जनाब, जनाब मेरे मोहतरम, भाई, जनाब मोहतरम, म्यूट लाओ मुर्शद, म्यूट लाओ। पता ही नहीं सीगा। अच्छा, ये खुरम भाई इसी तरह है ना, जिस तरह के फॉर एग्जांपल यूके में जिस तरह हम रहते हैं तो हमें निकाह वगैरह जो रजिस्टर्ड हमारे होते हैं और सारा कुछ होता है, ये बिल्कुल उसी तरह है। अब गालबन आपको पता होगा कि यहाँ पर भी अब अगर कोई औरत खुला लेना चाहती है या कोई तलाक शादी का मसला होता है तो निकाह भी यहाँ पर रजिस्टर्ड हम करते हैं, जो कि एक शरई अदालत में भी और सारा कुछ। और दूसरी बात ये है कि इसी तरह हम क्या करते हैं कि वो औरत अगर खुला भी लेना चाहती है तो वो अगर खामद उसको खुला नहीं देता तो वो जहाँ पर जाकर अपनी लोकल काउंटी से, यानी कि अब मैं कहूँ तो मरकज़ से रब्ता कर लेती है और फिर मरकज़ क्या करता है कि उसे ऑटोमेटिकली खुला दे देता है। तो ये वही बात है और कुछ भी नहीं है। ये अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में कानून ये है कि अगर मैंने शादी करनी है तो मुझे लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है मुझे लोकल काउंटी में कि मैंने शादी करनी, मुझे लाइसेंस दें। तो उस लाइसेंस में मेरा नाम लिखा जाएगा, जिससे मैंने शादी करनी उसका नाम लिखा जाएगा। सिटी मुझे $10 फीस है उसकी, वो लाइसेंस दे देंगे। फिर अच्छा, मैं जिंदाबाद। मैं 1 मिनट में आता हूँ, मैं निकलता हूँ क्योंकि मैंने चाचू को उठाना है इधर से जी। ठीक, तो मैं 1 मिनट वापस आता हूँ। ओके, ठीक है। तो बाकी भाइयों के लिए मैं आपको बता दूं सर कि जब वो आपको मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन मिल जाती है, वो लाइसेंस, फिर आप इमाम को बुला के निकाह कराएं और वो निकाह का डॉक्यूमेंट्स उस लाइसेंस के साथ जाके कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दें, तो आपकी शादी जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है। अच्छा, मैं बड़ा हैरत हुआ मुझे कि ऐसा चीज है उधर जी। क्योंकि बगैर लाइसेंस के यहाँ शादी नहीं कर सकते। पहले होता था कि जी हमने शादी कर लिया मस्जिद में और ये निकाह नामा है हमारा। अब वो इस चीज़ को नहीं मानते। पिछले तकरीबन 15 साल से इन्होंने चेंज कर दिया है। अब ये कहते हैं कि अपनी काउंटी से लाइसेंस लें और वो लाइसेंस जब लेते हैं वो ब्लड टेस्ट करते हैं आपका। अगर आपको अल्लाह ना करे अगर आपको एड्स है तो वो आपको लाइसेंस नहीं देते शादी करने का। जी। अच्छा, शायद भाई अब अमेरिका से हैं। नेक्स्ट जी, इलेक्शन में कौन आ रहा है? लेकिन खुरम बशीर भाईजान, ये जो शायद भाई बता रहे खुरम भाई, आप भी यूएसए में हो? नहीं, मैं यूके में होता हूँ। यूके, यूरोप, इवन कनाडा में भी यही है, जो ये तरीकेकार मोर और लेस यही है जी। यानी जैसा हमारा यूएस में ना, वो कनेडियन भी ऐसे ही है। आपको उनकी लोकल काउंसिल से लेना पड़ता है, आपको इजाजतनामा लेना पड़ता है और आपके पूरे मेडिकल टेस्ट होते हैं और उसके बाद ही ये पूरे मेडिकल टेस्ट नहीं, हमारा सिर्फ एक टेस्ट होता है एड्स का बस। डिफरेंट काउंटीज की डिफरेंट है। हाँ बिल्कुल। शायद भाई यहाँ पे भी, हमारे यहाँ इवन मैं बॉस्टन में हूँ यहाँ पे, तो यहाँ मुझे नहीं याद पड़ता लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा होते हैं, 7-8 किस्म के होते हैं। बॉस्टन में आप किस जगह है? मैं बॉस्टन जो है कैम्ब्रिज और रैंडॉल्फ में रहा हूँ मैं 10 साल। जी, मैं भी कैम्ब्रिज से ज्यादा दूर नहीं हूँ, कैम्ब्रिज से दूर नहीं हूँ जी। अच्छा औसी भाई, और आप दोनों भाई अमेरिका से हैं, इस टाइम पे क्या पल्स है आपके ख्याल में? अगले इलेक्शन में बाइडन आ रहा है या ट्रम्प का चांस है? तो बाइडन की चांस तो बहुत कम है। बाइडन का पिछली दफा जब बाइडन जीता था मिशिगन से और
दो और स्टेट थी, वहां से ये जीता था 1.5 लाख 1,60,000 वोट से सिर्फ। और वहां पे जो रजिस्टर्ड वोटर हैं अरब, जो हैं अरब मुसलमान और अरब, वो तकरीबन 2.5 से 2.75 लाख रजिस्टर्ड वोटर हैं। उन्होंने क्लियरली कह दिया हुआ है, अनाउंस कर दिया हुआ है कि इस दफ़ा हम बाइडन को वोट नहीं देंगे। क्यों? कि इसने इसराइल को 100% हैंड दिया है मुसलमानों के खिलाफ। तो बाइडेन की जगह उनकी कौन सी पार्टी का बंदा, वो इंडियन काफी पॉपुलर जा रहा है, वो आएगा प्रेसिडेंट कैंडिडेट में कंटेस्ट कर सकता? उसका सिर्फ, अगर तो ट्रंप को इन्होंने बार्ड ना किया, जिस तरह इमरान के साथ कर रहे हैं, बिल्कुल वही चीज ट्रंप के साथ हो रही है। यहाँ पे इमरान की स्टोरी और ट्रंप की स्टोरी में एक रत्ती भी फर्क नहीं है, क्योंकि ट्रंप भी ये कह चुका था कि अगर मैं दोबारा बन गया तो मैं मिलिट्री को सीधा कर दूंगा, मैं इन जनरलों को सीधा कर दूंगा। इन्होंने जो गद्दारी की है मुल्क के साथ, इसने ओपनली वो सबको कहा। तो वो सबने मिलके ये कोशिश कर रहे हैं। 2 जगह से तो उसको जो हटा दिया, उसका नाम भी जो है ना, मतलब है न्यू हैम्पशायर में अब उसका नाम नहीं है वोटिंग लिस्ट में, जो अब ये प्राइमरी होनी है, 3 जगह से उसका नाम हटा दिया है। इस वक्त वो हम सुप्रीम कोर्ट में वो गए हुए हैं रिपब्लिकन कि जिसका नाम डालें। स्टेट को इजाजत नहीं है कि वो किसी का नाम निकाले, फेडरल गवर्नमेंट को इजाजत है। तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसे डिस्क्वालीफाई कर दें। अगर वो डिस्क्वालीफाइड हो गया तो फिर वो जो रास अवामी है विवेक, उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं फिर। क्यों? कि वो बहुत अमीर आदमी है, बिलियनर आदमी है, वो किसी से पैसे नहीं लेता, वो किसी की बात नहीं सुनता, और वो बिल्कुल खरी खरी सुनाता है अमेरिकनों को। और यंग आदमी जो है ना, 25 से 35 साल के जो आदमी है वोटर, वो उसके शदाई हैं इस वक्त। क्योंकि सूट हमें ट्रंप करता। ट्रंप आएगा तो इमरान खान के बारे में पॉलिसी चेंज होगी अमेरिका की। देखिए, ट्रंप जो है वो हमें भी बहुत ज्यादा पसंद है। ट्रंप की पॉलिसी है रिपब्लिकन की कि जंग जो है वो मिनिमम हो और एड जो है वो मिनिमम दी जाए। ये डेमोक्रेट्स जो हैं ये जंग भी बहुत ज्यादा करते हैं, एड भी ये बिलियंसों के हिसाब से देते हैं। मतलब है 100 बिलियन, 200 बिलियन, 300 बिलियन डॉलर इनके लिए देना कोई मसला नहीं है। अब जो है ना, जिस तरह इमरान ने लोगों को शऊर दे दिया है, इसी तरह ट्रंप ने यहाँ की आवाम को खड़ा कर दिया है गवर्नमेंट के खिलाफ, डेमोक्रेट के खिलाफ, कि जी ये जो है जंग करते हैं। अभी उसने तकरीर की थी, उसने कहा था, बताया लोगों को हमें कि उसने कहा लेट मी टेल यू ए जोक। उसने कहा मैं लतीफ़ा सुनाता हूँ तुम्हें एक। अमेरिका के 4 प्रेसिडेंट 20 साल 7 ट्रिलियन डॉलर लगे तालिबान को हटा के और तालिबान को लाने में। ऐसा ही है। ये पता है शायद भाई, मतलब ये है ना कि बेसिकली सवाल ये है कि अमेरिका जंग क्यों करता है, ठीक है? असला बेचने के लिए। हाँ जी ब्रदर, ये जो जिस यूएस को आप जानते हैं ना, ये 2 जंगें ना अगर होती ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगर ना होती या सेकंड जी वर्ल्ड वॉर, तो ये जी, कभी सुपर ताकत ना बनता अमेरिका। कभी भी नहीं, बिल्कुल। उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर असला बेचा, पूरी की पूरी जो सप्लाई चेन थी ना पहले, वो यूएस के अंदर थी। चाइना तो अब आया ना उस जमाने के अंदर। जी जी, बिल्कुल, तो चाइना तो एक भी है। तो जितना रॉ मटेरियल, जितनी फिनिश प्रोडक्ट्स, यानी जूतों जुराबों से लेके कपड़ों और टूथपेस्ट और हर चीज तक यहाँ से इन्होंने एक्सपोर्ट की। वो जो कहते हैं जंगज़दा यूरोप के अंदर। और ज़ाहिर है वो यूरोपियन बहुत बड़ी एम्पायर्स थी उस वक्त। ब्रिटिश एम्पायर बहुत बड़ी थी, ठीक है, जी जी 1914 के अंदर। और फ्रेंच एम्पायर बहुत बड़ी थी। ये दोनों बहुत बड़ी एम्पायर थी, पूरी दुनिया की ये चोर थे बड़े उस वक्त। वो सारी की सारी जो पावर शिफ्ट हुई है ना, एक्सिस शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, पार्शली वो शिफ्ट हुए हैं 1914 के अंदर। उसके बाद यहाँ पे जितने जैसे ही ये जंग खत्म हुई
तो आपको पता है जो ग्रेट रिसेशन है अमेरिकन हिस्ट्री के जी अंदर, जी जब जी स्टॉक बिल्कुल मार्केट जी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से शुरू हुआ, यानी 1929 में पता है इनके 1929 की मार्केट क्रैश कर गई थी, स्टॉक बिल मार्केट जी पूरी क्रैश कर गई थी। जी तो वो सारे का सारा, क्योंकि इनके पास दे डोंट नो हाउ टू गेट बैक ऑन द ट्रैक, सारी जी